अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 आपका 2 पोर्शन में है, ग्रुप्स एंड टीम्स। फर्स्टली हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और फिर टीम्स को। व्हाट इज़ अ ग्रुप? ग्रुप एक्चुअली आपका 2 और मोर पर्सनस पे कंसिस्टेंट होता है और इसमें यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक ऐसा पैनल बनाते हैं जिसमें वो इंटरडिपेंडेंट और इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक दूसरे पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं और फिर काम करते हैं। और इंटरेक्शन मीन्स कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ताकि वो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें। ग्रुप हैज़ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन फॉर्मल ग्रुप्स एंड सेकेंड वन इनफॉर्मल ग्रुप्स। क्लास फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक गोल्स को या वर्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्रोफेशनली डिज़ाइन किए जाते हैं। इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं टेबल नंबर 13.1 में। सबसे पहले हमारे पास आता है कमांड ग्रुप्स। कमांड ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम असाइन किए जाते हैं और फिर वो किसी मैनेजर को उस काम की रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद टास्क ग्रुप्स, ये टेम्परेरी ग्रुप्स होते हैं। इसमें यह है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें आपने ग्रुप बनाया, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या कोई भी टास्क कंप्लीट हुआ, आपकी वो ग्रुपिंग ख़त्म हो गई। क्रॉस फंक्शनल टीम, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिल के एक टीम डिज़ाइन की जाती है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। और ये ग्रुप की तरह काम करती है। जैसे आपके कोई प्रोजेक्ट है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट से एक मैनेजर आ जाएगा, एक एम्प्लॉय आ जाएगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होगा। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके आपके एक ग्रुप को डिज़ाइन किया जाता है। सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम क्लास एक ऐसी टीम होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, बट वो किसी स्पेसिफाइड पर्पस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। किसी स्पेसिफाइड टास्क को अचीव करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ता है। अच्छा क्लास, उसके बाद हमारे पास आता है इनफॉर्मल टीम्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्लास ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आपके जो ग्रुपिंग है वो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं होती। जैसे हम मिल के 2 या 4 लोग मिल के खाना खा लिया, आउटिंग कर ली, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गई तो हमने 2 या 3 लोग मिल के चले गए और खाना वगैरह खा लिया, आउटिंग कर ली। डैट इज़ द इनफॉर्मल टाइप ऑफ द ग्रुप। स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट की। फर्स्ट स्टेज हमारे पास आती है फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज 2 फेजेस पे इन्वॉल्व 2 फेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फेज़ हमारे पास आता है जब हमारी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको ग्रुप में इन्वॉल्व किया जाता है। जब वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड स्टेज में ये होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ग्रुप का जो भी पर्पस होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, कि लीडरशिप कौन करेगा, दिस एंड डैट, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू डिसाइड एट दिस फेज। और फिर उसके बाद जो है आपकी फॉर्मिंग स्टेज ख़त्म हो जाती है। 2 फेजेस पे होती है। फर्स्टली जब आप एंटर हो जाते हैं ग्रुप में या ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। सेकंड, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ग्रुप का पर्पस एंड अदर थिंग्स जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। ये हमारी एक्चुअली ओरिएंटेशन स्टेज होती है। सेकंड हमारे पास क्लास आता है और इसमें हमारा जो विजन वगैरह है, रोल्स हैं, वो क्लियर नहीं होते। सेकंड आता है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज हमारी जो स्टेज होती है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं इसमें डिसाइड किया जाता है कि ग्रुप में कौन पर्सन क्या काम करेगा, हु विल कंट्रोल द ग्रुप एक्टिविटीज़, या करेक्टराइज़ किया जाता है कि ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को कौन कंट्रोल करेगा। ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड की जाती है कि कौन पर्सन क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद आता है नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज हमारी क्लास से कुछ काफ़ी हद तक रिलैक्स स्टेज होती है। नॉर्मिंग स्टेज में ये होता है कि जबकि जो स्टॉर्मिंग स्टेज है इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट होते हैं कि जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्यूटी किसने परफॉर्म करनी है, तो उस टाइम पे लोग, हो सकता है कि सारे लोग इस चीज़ पे एग्री ना हों। कि आप अगर किसी को एज अ मैनेजर डिसाइड कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उस चीज़ पे एग्री ना हो। तो स्टॉर्मिंग स्टेज हमारी कॉन्फ्लिक्ट स्टेज भी होती है, या ये पावर क्रिएटिंग स्टेज होती है, जिसमें हमें डिसाइड करना होता है कि किस पर्सन ने क्या काम करना है। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है थर्ड स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में हर चीज़ क्लियर हो जाती है,
हर चीज़ क्लियर हो जाती है, आपकी कमिटमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं या फ्रेंडशिप हो जाती है, क्लोज़ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं और डिसाइड हो जाता है कि हमने काम किस तरह से करना है। अगर आप ये जो डायग्राम 13.2 है इसमें देखें, फर्स्ट और 2 स्टेजेस में हर चीज़ बिखरी हुई है, कोई भी आपका सीक्वेंस नहीं है, जबकि जो थर्ड स्टेज है इसमें एक सीक्वेंस बन गया है। यहाँ पर्पस भी डिसाइड हो गया है और ये भी डिसाइड हो गया कौन सी ड्यूटी किसने परफॉर्म करनी है। स्टेज 4 जो है इसमें हम लोग काम शुरू कर देते हैं, इसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपका फॉर्मल ग्रुप हो तो यहाँ तक आपकी 3 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस जो हैं फॉर्मल ग्रुप में होती हैं। और अगर आपका इनफॉर्मल ग्रुप है या इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आपका आ जाता है स्टेज 5। स्टेज 5 होता है अडजॉर्निंग। अडजॉर्निंग मीन्स क्लोजर। आप यहाँ चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं कि जो आपका टेम्परेरी ग्रुप डिसाइड किया होता है उस ग्रुप को आपने ख़त्म करना होता है। क्लास ये हमारी 5 स्टेजेस थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अच्छा, वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। क्लास यहाँ वो ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि इसमें ये देखेंगे कि आपके जो वर्क ग्रुप होता है, जो ग्रुप परफॉर्मेंस मतलब आपने परफॉर्म की तो क्या उससे आप सेटिस्फाइड भी हैं या नहीं। मगर इसमें ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक ये है कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरा आपके इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर 2 चीज़ें आपकी आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये कि एक्सटर्नल कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द ग्रुप। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके ग्रुप में इम्पोज कर दिए जाते हैं। पहले आप डायग्राम को देखें 13.3 को। इसमें कहता है कि आपका ग्रुप सेटिस्फेक्शन, आपकी ग्रुप या परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन कब अचीव होती है। पहले हम ये देखेंगे एक्सटर्नल कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द ग्रुप। एक्सटर्नल कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द ग्रुप जो है, एक्सटर्नल कंडीशंस कौन सी कंडीशंस। एज अ ग्रुप जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर बन जाता है कि ग्रुप के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मेंबर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, मेंबर्स की अटेंशन किस तरफ है, मगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर बन जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो सिनर्जीज होती हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो चेंज होते रहते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ग्रुप परफॉर्मेंस में रुकावट करती हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस हमारी 2 तरह की होती हैं, एक ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज और दूसरा ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज एक्चुअली हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स काम कर रहे हैं, क्या उन मेंबर्स का जो नॉलेज है वो उस ग्रुप के पर्पस के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके अलावा उनका नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और डिफरेंट अदर पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो हैं जो हर इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली अगर आपकी किसी ग्रुप के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं तो कंपैरेटिवली दूसरे ग्रुप के, तो डेफिनेटली यहाँ आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स जो आपके होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स में वो कहता है कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है और डेफिनेटली इसका इन्फ्लुएंस होता है कि आप अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है काम करने की, तो उससे ये होगा कि आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस ओवरऑल डाउन हो जाएगी। बेशक एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट्स अच्छी नहीं है या एक इंडिविजुअल की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं हैं, तो तब भी आपके अफेक्ट पूरा ग्रुप करता है। उसके बाद आता है ग्रुप स्ट्रक्चर। क्लास ग्रुप स्ट्रक्चर जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स को डिज़ाइन किया जाता है वो ग्रुप्स आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं होते या अनऑर्गेनाइज क्राउड्स नहीं होते, उनके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर या शेप वगैरह डिसाइड की जाती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ 6 फैक्टर्स में फॉल कर रहा है, रोल्स, नॉर्म्स, कन्फर्मिटी, स्टेटस सिस्टम, ग्रुप साइज और ग्रुप कोहेसिवनेस एंड लास्ट वन लीडरशिप। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोल्स। रोल्स एक्चुअली क्लास पोजीशंस हैं।
ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स डिज़ाइन किए गए हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स हैं, हर मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई पोजीशन होगी। उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको रोल वो असाइन किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है तो वहाँ उसको जो रोल दिया जाएगा वो भी डेफिनेटली उसी से रेलिवेंट दिया जाएगा। अगर ग्रुप के अंदर जो उसे रोल दिया जाएगा वो भी उसी से रेलिवेंट दिया जाएगा। अगर वो कहीं असिस्टेंट की जॉब कर रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है, तो वहाँ जो उसको रोल दिया जाएगा ग्रुप में वो भी असिस्टेंट के बेस पे ही दिया जाएगा। उसके बाद क्लास रोल्स का जो है उससे ये होता है कि आपके रोल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब ग्रुप्स में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ आपके रोल्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। उसकी रीज़न क्लास ये है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ग्रुप के अंदर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद आते हैं नॉर्म्स। हर ग्रुप के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स वगैरह दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होते हैं। नॉर्म्स एक्चुअली आपके स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपकी ग्रुप मेंबर्स के साथ अटैच होती हैं। लाइक आपने आउटपुट लेवल कितना होना चाहिए, एब्सेंटिज्म ग्रुप के अंदर क्या है, क्या रेशो है, या उसके अलावा अमाउंट ऑफ सोशलाइजिंग होता है कि आपके ग्रुप में इंटरेक्शन किस हद तक है। क्या ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं या एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, तो डैट इज़ द लेवल ऑफ सोशलाइजिंग या अमाउंट ऑफ सोशलाइजिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कन्फर्मिटी। क्लास कन्फर्मिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स में आप किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते काम करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, बट ग्रुप्स में आप उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं। कन्फर्मिटी में आप उनको प्रेशराइज़ करते हैं एज अ ग्रुप मेंबर कि वो आपके साथ मिलके काम करें, बिकॉज अगर वो काम नहीं करेंगे, ग्रुप के अंदर रहते हुए काम नहीं करेंगे, तो आपका काम भी इन्फ्लुएंस होगा। इससे रेलिवेंट हम एक टर्म यूज़ करते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक होता है कि ये नेगेटिव टर्म आती है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है कि आप एक अगर ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन परफॉर्मेंस से रेलिवेंट या जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं उनसे रेलिवेंट आपका सेम हो, पर ओपिनियंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मेंबर को फोर्स करते हैं कि वो अपना ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच करें या आपके ओपिनियन जैसा दे, तो डेफिनेटली यहाँ आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। डैट इज़ दी ग्रुप थिंग एंड डैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद स्टेटस सिस्टम है कि आप ग्रुप्स में जो है हम प्रॉपर एक स्टेटस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपकी पोजीशन क्या होगी, ग्रेडिंग क्या होगी, रैंक वगैरह पोजीशन ग्रुप्स के अंदर क्या होंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक हमारा फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है कि आप किसी को उसकी एज की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं या अच्छा स्टेटस दे देते हैं, या एजुकेशन की वजह से अच्छा स्टेटस दे देते हैं, स्किल्स या एक्सपीरियंस की वजह से आप उन्हें अच्छा स्टेटस ग्रुप में दे देते हैं, मतलब ग्रुप में हाई रैंक पे उन्हें रखते हैं। बट एक हमारा होता है फॉर्मल में ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्टेटस है, ग्रुप के अंदर भी आपका वही स्टेटस होना चाहिए, उससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद ग्रुप साइज़। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी ग्रुप का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अगर ग्रुप का साइज़ कम है, स्मॉल है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसकी क्लास रीज़न ये है कि जितना छोटा ग्रुप होगा, लोग एक दूसरे के साथ उतने अच्छे तरीके से इंटरेक्शन कर सकेंगे, और जब इंटरेक्शन कर सकेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो काम करने का तरीक़ाकार है वो भी सेम होगा और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके काम इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका ग्रुप साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटरेक्शन उतनी अच्छी नहीं होती, कोहेसिवनेस उतना ज़्यादा नहीं है, तो उससे आपका काम अफेक्ट करता है। सोशल लोफिंग एक टर्म इसमें यूज़ करते हैं। सोशल लोफिंग होता है कि हम अगर इंडिविजुअली काम करें तो हर पर्सन को काम करना पड़ता है, बट अगर ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ग्रुप का सिर्फ मेंबर बने होते हैं, बट एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे होते हैं, या उन्हें रिलीफ मिल जाता है कि वो काम से बच जाते हैं। उसके बाद है ग्रुप कोहेसिवनेस। क्लास ग्रुप कोहेसिवनेस होता है कि आप डिग्री टू विच द ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड to one another and share the group goals।
कि आप ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ मिल के काम करें, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, या ग्रुप में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, इंटरेक्शन आपका ज़्यादा। उससे थर्ड क्लास एक चीज़ अफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस। अगर ग्रुप के अंदर काम हम कर रहे हैं बट हमारा जो इंटरेक्शन है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस करती है। कोहेसिवनेस, यहाँ हम एक डायग्राम, एक टेबल को डिस्कस करेंगे, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप। तो क्लास यहाँ वो कहता है कि हमारे पीक लेवल पे देखें, टॉप पे उसने बताया हुआ है कोहेसिवनेस हमारी हाई एंड लो पे है, और उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स होता है कि ग्रुप्स में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट कितनी है, कम्युनिकेशन कितनी है, बाउंडिंग कितनी है। तो अगर आपकी भी अलाइनमेंट ज़्यादा होगी इट मीन्स कि आपकी कोहेसिवनेस ज़्यादा है, कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ फर्स्ट पे कहता है, फर्स्ट सेल पे आपकी अलाइनमेंट कोहेसिवनेस हाई है, उसकी वजह से अलाइनमेंट भी हाई है, अलाइनमेंट हाई है, उसकी वजह से कोहेसिवनेस भी हाई है और आपकी परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे पे वो कहता है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो तो हाई है बट कोहेसिवनेस हाई नहीं है, तो यहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी मॉडरेट है। इसी तरह से आपका अलाइनमेंट लो है बट कोहेसिवनेस हाई है, तो उसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसका पॉइंट जो है इसी टॉपिक का, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मेंबर्स को अथॉरिटी दे देते हैं कि वो आपके साथ डिसीजंस लें या डिसीजंस मिलकर डिसीजंस लें, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ की या मेंबर्स की वो भी इम्प्रूव होती हैं, और दूसरा एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स जो हैं इजीली अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं। यहाँ वो एक टर्म यूज़ कर रहा है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। हम अगर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं मेंबर्स की वो ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ये होती है कि आप टेक्नोलॉजी की बेस पे या कंप्यूटर्स की बेस पे, जो लिंक्ड कंप्यूटर्स होते हैं उनकी बेस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, और ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको राइट होता है कि वो अपने आइडियाज़ दे सकें, और जब तक सारे मेंबर्स के आइडियाज़ प्रेजेंट नहीं किए जाते एट बोर्ड तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग से हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है और उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स कि आपके आइडिया जनरेशन स्किल्स जो हैं, जनरेटिंग प्रोसेस, वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद क्लास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब आप एक ग्रुप के अंदर रहते हुए दूसरे मेंबर्स के साथ मतलब उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे होते हैं, या उनके व्यूज़ से या उनकी जो भी आइडियाज़ हैं वो उससे आप एग्री नहीं करते, डैट इज़ दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इन मैनेजमेंट रिसर्चर्स कॉन्फ्लिक्ट को 3 वेज में या 3 ट्रेडिशन व्यूज़ में उसको परसीव करते हैं। फर्स्ट व्यू है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स कि आपके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसलिए हमेशा इनसे बचना चाहिए। जिनका ये व्यू है वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, आप एक दूसरे की बात से मुतफिक नहीं होंगे या कंपटीशन इंक्रीज़ होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सूरत में ये है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। बट दूसरी सूरत में वो कहता है कि दूसरा व्यू हमारे पास है ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और उनसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड थर्ड व्यू है इंटरेक्शन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं और कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करें, उससे ये है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। क्लास ये बड़ी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस वजह से होती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। क्लास जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप में काम करते हुए हमें लगता है कि हमारा जो फ़लाँ मेंबर है वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या वो ज़्यादा रिसर्च कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, आप उससे कम्पीट कर रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप उससे कम्पीट करें, आप अपनी परफॉर्मेंस को
उसके मुकाबले में और ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो डैट इज़ दी पॉजिटिव व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ने आपको मोटिवेट किया, उसके कॉन्फ्लिक्ट ने उसकी परफॉर्मेंस ने आपको मोटिवेट किया। डैट इज़ दी पॉजिटिव व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, डिसफंक्शनल। अगर तो हम बात करें ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की, उनके अकॉर्डिंग ये है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डिसफंक्शनल होते हैं, उससे परफॉर्मेंस डाउन होती हैं। बट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं कि जिसमें आप मोटिवेट होते हैं वह ग्रुप के अंदर काम करते हुए, और आपकी जो फंक्शंस हैं, जो आपकी फंक्शनल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। दूसरा डिसफंक्शनल में उसमें यह है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएं, आप एक दूसरे को कम्पीट करने लग जाएं, तो फिर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ फर्दर 3 टाइप्स में बता रहा है। एक टॉस कॉन्फ्लिक्ट। टॉस कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके गोल्स के रेलिवेंट हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स हैं या कंटेंट्स हैं उनसे रेलिवेंट हो, रिलेशनशिप, और ये हमेशा हमारे पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ, किसी कलीग के साथ, किसी फ्रेंड के साथ या किसी भी मेंबर के साथ क्रिएट हो जाते हैं, डैट इज़ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। और फिर प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, वो भी हमारे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि हम देखना कि हम अगर दूसरा मेंबर कहता है ये काम इस तरह से करना है, बट हम कहते हैं काम इस तरह से करना है, डैट इज़ द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ उसने आपके कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। कहता है कि आपके पास कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास डायमेंशंस हैं, एक लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एक लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस। हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हों ना हो तब भी परफॉर्मेंस डाउन होती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी परफॉर्मेंस डाउन होती है। एक मॉडरेट लेवल होना चाहिए। तो यहाँ देखें क्लास ए पॉइंट पे कहता है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं या तो नहीं हैं या बिल्कुल लो हैं ए पॉइंट पे, और जो अगर नहीं है तो इट मीन्स कि डिसफंक्शनल है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, परफॉर्मेंस आपकी डाउन जा रही है। और दूसरा आपका ये आप पैथेटिक है। पैथेटिक मीन्स कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई है और परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल लो है। बी पॉइंट पे कहता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट पीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा है। ए से बी तक आने में कॉन्फ्लिक्ट्स डे बाय डे या पॉइंट टू पॉइंट इंक्रीज़ हुए हैं। ये आपका ऑप्टिमल लेवल है, आपके फंक्शनल हैं, मतलब यहाँ परफॉर्मेंस आपकी बहुत हाई है। अगर आप देखें तो हमारी परफॉर्मेंस भी यहाँ हाई है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हाई हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ हमारा जो टर्निंग पॉइंट था बी, उसके बाद सी तक आने में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए, अपनी एक लिमिट से ज़्यादा हो गए। उससे ये है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। जब परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो ये आपके डिसफंक्शनल बन गए। इसके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स जो हैं वो 5 वेज यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास टेबल में 13.2 में यहाँ वो कहता है कि हम 5 वेज में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। एक कोऑपरेटिवनेस से और दूसरा असर्टिवनेस से। कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस हमारे 2 डायमेंशंस है। कोऑपरेटिवनेस के हम कोऑपरेशन के साथ दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें, और असर्टिवनेस के हमारे जो मेंबर्स हैं वो खुद ही एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दें। इन दोनों डायमेंशंस का यूज़ करने के लिए हम 5 वेज यूज़ करते हैं। पहला हमारे पास आता है अवॉइडिंग। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स पे अवॉइड करें, मेंबर्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। दूसरा अकोमोडेशन। अकोमोडेटिंग में ये होता है कि आप फोर्स करते हैं कि एक मेंबर दूसरे मेंबर की जो नीड है उसको अकोमोडेट करे। मतलब अगर उसका कोई लॉस हुआ है, किसी भी तरह का लॉस हुआ है, तो उसको वो पूरा करे। उसके बाद कंप्रोमाइजिंग के हमारी जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टी हैं, वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं और प्रॉब्लम्स को या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती हैं। उसके बाद है फोर्सिंग। इसमें यह है कि आप एक मेंबर को फोर्स करते हैं कि दूसरे मेंबर्स के एक्सपेंसेस को पूरा करे, जितना भी एक्सपेंस हुआ होता है उसको पूरा करें। एंड कोलैबोरेटिंग, इसमें हम कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को मॉडरेट लेवल पे जहाँ जहाँ जिस हद तक फ़ायदा हो सकता है दोनों को बैलेंस रखा जाए और बेनिफिट दिया जाए। उसके बाद क्लास आता है हमारा ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल, एक हमारा कॉम्प्लेक्स।
सिंपल टास्क ऐसे होते हैं जो आपके रूटीन वाइज एंड स्टैंडर्डाइज चलते हैं, और कम्प्लेक्स टास्क आप कैसे होते हैं जो नॉन रूटीन वाइज होते हैं। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट आ गया है अचानक से, तो हमारे ये सारे के सारे जो टास्क हैं, पीछे वाले प्रोसेस जो हमने प्रोसेस डिस्कस किए थे, एक्चुअली एक प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया है, जो आपके इन सारे स्टेप्स पे फॉलो कर रहा है ग्रुप टास्क तक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ये। वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ से आपका ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से 13.2 से और ग्रुप टास्क तक जा रहा है। उसके बाद 13.3 आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।